नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो एक कड़ी चल रही थी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक टेस्ट या एक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। कहने से तात्पर्य कि जैसा कि मैं कह चुका हूं पहले आपको कि यहाँ प्रत्येक बिंदु को काफ़ी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि विस्तार से, ट्रिक से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तो मैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो कहने से तात्पर्य है कि आज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो स्वर और वर्ण से संबंधित है। स्वर और वर्ण की जो पहले क्लासें हो चुकी हैं, जिसके अंदर स्वर और वर्ण को दोनों को पहले स्वर को विस्तार से पढ़ाया गया है, फिर स्वर को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया, फिर वर्णों को विस्तार से पढ़ाया गया, फिर उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है। और अब उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको नाम मात्र का समय मिलेगा जिसमें आपने उत्तर तय करना है। आप जो भी टेस्ट देना है उस टेस्ट को देने का तरीका थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ। हो सकता है विद्यार्थी नए जुड़ जाते हैं तो उनको, जैसे पुराने जो विद्यार्थी हैं उनको तो बता दी जाता है, नए विद्यार्थी उनको थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट होते हैं इनको करने का एक तरीका होता है कि जैसे ही आप टेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप एक कॉपी ले लीजिए। कॉपी के अंदर लगभग 30 तक अंक लिख लीजिए, 1 से लेकर 30 तक। और जैसे ही मैं यहाँ प्रश्न पूछता हूँ आप उसमें अपना उत्तर नोट कर दीजिए। अब जैसे ही उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा तो आप अगर सही है तो उसको सही का निशान लगा दीजिए, अगर गलत है तो उसके गलत का निशान लगा दीजिए। और आखिर में आप काउंट कर लीजिए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। जो गलत हुए हैं ये आपको ध्यान रहता है कि जो गलत हुए हैं और जो सही हुए हैं, अब गलत हुए हैं तो वो क्यों गलत हुए हैं उनको फिर पुनः उसकी व्याख्या जाकर, उस प्रश्न की व्याख्या जाकर पढ़िए कि आखिर आपसे क्या ऐसी गलती हुई, आपने वो गलत क्यों किया। एक बात। दूसरा बात, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे सही हो जाते हैं लेकिन हमें ध्यान होता है कि ये हमारे सही होने इतने आसान नहीं थे, इसके अंदर मैंने भी लगभग तुक्के का प्रयोग किया है। तो उनको भी वहाँ जाकर वापस उनको रिपीट कीजिए और उनको देखिए आखिर गलती कहाँ रही है। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न ऐसे बनाएंगे कि आसान और कठिन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कठिन हो, क्योंकि आसान प्रश्न भी आने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं। कितने स्वर माने जाते हैं? 7, 8, 10 या 11। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने जाते हैं। ज़्यादा समय मैंने आपको पहले कहा था, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। 7, 8, 10 और 11। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर माने जाते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33, 44, 11 या 53। 33, 44, 11 या 53। तो आपको बता देना चाहता हूं हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33 व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन माने जाते हैं? 33 व्यंजन माने जाते हैं। इस प्रश्नों की व्याख्या मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इन प्रश्नों की व्याख्या बताई जा सकती हैं लेकिन इन प्रश्नों की व्याख्या इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं व्याख्या बताऊंगा तो आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए व्याख्या नहीं बताई जा रही है, केवल प्रश्न ही बोले जा रहे हैं। जब जरूरत महसूस होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? ल, द, भ या उपयुक्त सभी। पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? इनमें से ल है, द है, भ है या उपयुक्त सभी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। क्यों है पार्श्विक व्यंजन? किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्व से निकल जाती है, अर्थात जीभ की दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है, उसे ल कहते हैं। उसे ल कहते हैं। ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है?
पार्श्विक व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी थी? 33 मानी थी। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो वर्णमाला है उसके दो भाग किए हैं, एक नंबर पर स्वर है और 2 नंबर पर है व्यंजन। 1 नंबर पर क्या है? स्वर, और 2 नंबर पर है व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 मानी जाती है। कुल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। और लय कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है। लय कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या कहता है प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि अलजिह्वा व्यंजन कौन सा है? अलजिह्वा व्यंजन कौन सा है? तो आपको बता देना चाहता हूं, वह है, यह है, र है या है। अलजिह्वा व्यंजन कौन सा है? वह है, यह है, र है या है। तो अलजिह्वा व्यंजन आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि है जो है वो अलजिह्वा व्यंजन माना जाता है। एकमात्र व्यंजन है ये अलजिह्वा व्यंजन। इसे आप अच्छे से याद कर ले। अलजिह्वा व्यंजन कुछ पुस्तकों में ये मिल जाता है, कुछ में इसके बारे में नहीं मिलता है जो है अलजिह्वा व्यंजन है। कुछ पुस्तकों में इसे कंठे भी कहा जाता है अलजिह्वा व्यंजन है। कौन सा? है। और आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या कह रहे हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जो मन लगाकर पढ़ेंगे उनको जीत अवश्य प्राप्त होगी, और जो मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है, उनको प्रेरणा प्राप्त करने की जरूरत है, उन्हें दूसरों को देखने की जरूरत है। दूसरों को देखकर पढ़ना चाहिए और दूसरों के साथ मुकाबला करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी सफलता प्राप्त हो सके। और इस जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एकमात्र उद्देश्य नहीं है कि आपको सफलता या असफलता, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। अगर आप प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास हमेशा मन से होना चाहिए। जीत हुई नहीं हुई ये मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रयास जरूरी है। और जो प्रयास नहीं करते हैं, केवल बहाने बनाते हैं, ऐसे लोगों से विद्यार्थी को बचकर रहना चाहिए। देखिए आगे क्या कहता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 2 है, 3 है, 4 है। तो बता देता हूं कि 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है क्षय, फिर आता है ज्ञ, और फिर आता है त्रय, और फिर आता है श्रेय। ये 4 माने जाते हैं। कुछ 3 भी मानते हैं, लेकिन अपने पास 4 मिलते हैं, इसलिए हम 4 ही मानेंगे। क्षय को क्या आएगा? कै के हलंत लगा होगा और शय, ठीक है। और उसके बाद जय के हलंत लगा होगा, और उसके बाद ये, उसके बाद तय के हलंत लगा होगा, और उसके बाद रे, इसके बाद शय के हलंत लगा होगा, और उसके बाद रे। ये है इसका, इनका योग, इनके योग से ये बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इनके योग से ये बने जाते हैं। ये उन 33 में, इनकी काउंटिंग जो है उन 33 व्यंजनों में नहीं होती है। इनकी जो काउंटिंग है उन 33 व्यंजनों में नहीं होती है, जो 33 व्यंजन हम मूल रूप से मानते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि मूल रूप से व्यंजन तो यही है, इनके सहयोग से संधि होकर बने। तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजनों में नहीं माना गया है, क्योंकि संधि से तो जितने मर्जी बना लो। तो ये है संयुक्त व्यंजन क्षय, ज्ञ, त्रय और श्रेय। इनको माना जाता है कै, जय, तय और शय जो है इन सभी के हलंत लगा हुआ है। पहले जिनका प्रयोग होता है उनमें हलंत लगता है, बाद वालों में हलंत नहीं लगता है। इनके योग से इनका बना हुआ है ये इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद कौन कौन से हैं? श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद कौन कौन से, कितने हैं? यहाँ कितने पूछा गया है? 2, 3, 4 या 5? 2, 3, 4 या 5? आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप बता सकते हैं। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, वायु मतलब वायु कितनी निकलती है? कम निकलती है या अधिक? कम या अधिक? कम या अधिक? किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की जो मात्रा रहती है वो कम होती है या अधिक होती है? इसके आधार पर कितने भेद किए गए हैं? तो आपका समय आप होता है, इसके आधार पर 2 भेद किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। कौन कौन से 2 भेद किए गए हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें कौन कौन से आएंगे? 1, 3 और 5।
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके अलावा य, रे, ले और व। य, रे, ले और व व्यंजनों में अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, य, रे, ले और व। और महाप्राण के अंदर आएगा दूसरा, चौथा, श, श और है। आपको पहले बता चुका हूं, है हमेशा अंत में आता है, चाहे अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, चाहे सघोष हो, चाहे सघोष हो। अल्प प्राण में 1, 3, 5 और य, रे, ले, व, और महाप्राण में 2, 4 और श है। ये रहेंगे दो। कौन से? श्वास वायु के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आया है। ये कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन कौन सा है? क्या ल लुंठित व्यंजन है, क्या रे लुंठित व्यंजन है, या तय लुंठित व्यंजन है, या उपयुक्त सभी है? कौन सा है? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन क्या पूछ रहा है? उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन कौन सा है? उच्चारण की दृष्टि से ल है, रे है या फिर तय है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि उच्चारण की दृष्टि से रे व्यंजन जो है वो लुंठित व्यंजन है। अब लुंठित व्यंजन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती हुई सी नजर आती है, इसलिए लुंठित व्यंजन है। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जीभ कहीं ढलान पर लुढ़क रही है, रे रे, इस तरह से लगता है जैसे जीभ कहीं लुढ़क रही हो, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन किया गया है। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, प्रकंपित व्यंजन। कौन सा नाम है? प्रकंपित व्यंजन। कौन सा नाम है? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ जो है उसमें एक कंपन पैदा होता है, रे 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 रे, उसमें क्या होता है? एक कंपन पैदा होता है, इसलिए इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा गया है। इस रे के दो नाम है, प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन। रे के कौन से दो नाम है? प्रकंपित और लुंठित, दो कहा जाता है। और ले जो है यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके जीभ के उच्चारण के समय हवा दोनों पार्श्वों से बाहर निकल जाती है। और तय जो है यह दंत्य व्यंजन है। तय जो क्या है? यह दंत्य व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जीभ के दांतों को स्पर्श करने से होता है। तय वर्ग जो पूरा का पूरा तय वर्ग है वो दंत्य व्यंजन कहलाता है, क्योंकि तय के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए तय व्यंजन कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण है? निम्नलिखित में से किस वर्ण में अंतस्थ वर्ण है? कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य के वर्ण, किसके? स्वर और व्यंजनों के मध्य के वर्ण। ये व्यंजन ऐसे रहते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य के रहते हैं, न तो वो पूर्णतः स्वर होते हैं, न पूर्णतः व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनमें जो वायु की मात्रा है वो बहुत कम लगती है। वह है, ए है, यह है या रे है। अंतस्थ वर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? क्या वह नहीं है, क्या ए नहीं है, क्या यह नहीं है, क्या रे नहीं है? तो आपको बता देना चाहता हूं ए नहीं है। ए इनमें से नहीं है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। ए कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे, इनको अंतस्थ वर्ण भी माना जाता है। यह, रे, ले और वे को अंतस्थ वर्ण भी माना जाता है। यह, रे, ले, वे को। कुछ विद्वान यह और वे को केवल अंतस्थ वर्ण मानते हैं। कुछ विद्वान यह और वे को भी अंतस्थ वर्ण मानते हैं। इसको इस्त, स्पर्श, तनिक स्पर्श व्यंजन भी माना जाता है। इस्त या तनिक स्पर्श व्यंजन भी माना जाता है यह और वे को। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है? क्या ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है? सही है या नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मैं स्पर्श व्यंजन है, मैं जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है जो है वो अल्प प्राण व्यंजन है, और श जो है वो संघर्षी वर्ण है। स जो है वो संघर्षी वर्ण है। स जो है वो संघर्षी वर्ण है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, मैं स्पर्श व्यंजन है अल्प प्राण व्यंजन है, और श संघर्षी व्यंजन है। इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से है नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? है नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कि कौन कौन से ये दो बातें आती हैं। दो बातें कौन सी आती हैं? इधर देखते हैं ट्रिक को। कौन सी ट्रिक थी? सिर्फ छोटा सा, सिर्फ है के बारे में बताऊंगा। ट्रिक में मैंने दो नाम लिखे थे, एक लिखा था ए घोष और दूसरा लिखा था घोष, और एक लिखा था अल्प प्राण और एक लिखा था महाप्राण। ये दो बातें लिखी थी मैंने। ट्रिक
ट्रिक में अघोष और घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इसको विस्तार से आप ट्रिक को दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अघोष, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो मैंने कहा था कि ये है जो है ये अंत में आएगा, है जो है दोनों के अंत में आएगा, इधर घोष में आएगा, इधर है में आएगा। ये जब बातें आप दोनों लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा कि है हमेशा इधर वाली साइड में आता है। इधर वाली साइड से तात्पर्य है किस में आता है, महाप्राण में, और यहाँ किस में दे रखा है, अल्प प्राण में। इसलिए एकमात्र ये नहीं है, उत्तर हमारा यही है। अब आता है ढ। ढ जो है वो उत्क्षिप्त वर्ण है। ढ और कौन कौन से, ड और ढ जो है ये दो जो वर्ण है, दो जो व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। इनको ताड़नजात भी कहते हैं, इनको द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इनको ताड़नजात भी कहा जाता है, इनको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उत्क्षिप्त? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ तालु को बहुत दूर तक छूते हुए निकलती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब उल्टकर झटके के साथ इनका उच्चारण होता है। जीभ को उलटकर तालु के साथ स्पर्श करते हुए झटके के साथ इनका उच्चारण होता है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ को ताड़ना प्राप्त होती है, ताड़ा जाता है बहुत झटके के साथ। फिर इनको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक स्पर्श होती है जीभ, या 2 बार स्पर्श होती है, इसलिए इसको द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, ड और ढ को। फिर आता है मैं जो है वो स्पर्श व्यंजन है, कोई समस्या नहीं है। क से लेके मैं तक के सभी व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन है। आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ विद्वान क से लेके मैं तक को सभी को स्पर्श व्यंजन नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि न वर्ग जो पंचम वर्ग है उसको भी इससे बाहर निकाल देते हैं, और च वर्ग को भी इससे बाहर निकाल देते हैं। किससे? स्पर्श व्यंजन से। प वर्ग को, सॉरी पंचम वर्ग को, ठीक है, और उसके अलावा किसको? च वर्ग को। इन दोनों वर्गों को बाहर निकाल देते हैं, पीछे 16 ही बचते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं कि च वर्ग को तो रख लेते हैं लेकिन पंचम वर्ग को निकाल देते हैं, 20 रह जाते हैं। तो इस तरह से ये कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने, लेकिन मैं आपको 100% सही बात बता देता हूं कि क्या है, मैं जो है वो स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर मैं तक के 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि पहले की परीक्षाओं में ये प्रश्न, विशेषकर द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के जो पेपर हैं उनके अंदर इसके बारे में पूछा जा चुका है, और उत्तर आरपीएससी ने माना है कि क से लेकर मैं तक के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। है जो है के बारे में बता दिया है, क्या है, महाप्राण व्यंजन है। श संघर्षी व्यंजन है। श को ये जो श और स और है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनको उष्मीय व्यंजन, उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी, इनके उच्चारण में जीभ को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए संघर्षी है। यह हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलते हैं, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और जब हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो वह थोड़ी गर्म हो जाती है, वह थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए उसको उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? श वर्ग को। श वाला जो वर्ग है इसके साथ साथ है भी आ जाता है। उसके अलावा है को काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, और कुछ विद्वान है को कंठ्य व्यंजन भी मानते हैं। यह प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपने क्या मानना है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ्य कौन से माने जाते हैं? कंठोष्ठ्य कौन से होते हैं? जिनका कंठ और ओष्ठ दोनों का योग से हो, जिनका उच्चारण कंठ धन ओष्ठ के योग से हो, वो कंठोष्ठ्य माने जाते हैं। अर्थात ये क्या, 2 के योग से बनता है, जिनमें से एक तो क्या होगा, कंठ में आएगा और दूसरा ओष्ठ में आएगा। तो क्या ए कंठोष्ठ्य है? क्या ऐ कंठोष्ठ्य है? क्या ओ कंठोष्ठ्य है? क्या उ कंठोष्ठ्य है? एक बार फिर से, क्या ए कंठोष्ठ्य है? क्या ऐ, क्या ओ, और या फिर उ, कौन सा कंठोष्ठ्य है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनमें से सिर्फ ओ जो है वो कंठोष्ठ्य है। ओ क्यों है? क्योंकि उसका उच्चारण ए जो कंठ से बोला जाता है, उ जो ओष्ठ से बोला जाता है, दोनों मिलकर बनते हैं ओ, तो ये हो गया कंठोष्ठ्य। इसलिए इसको कंठोष्ठ्य कहा जाता है, क्योंकि ए जो है वो कंठ से बोला जाता है, उ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है, और दोनों मिलकर बनते हैं ओ, इसलिए ये कंठोष्ठ्य हो गया। अब बाकी के बारे में बता देता हूं, बाकी क्या कहते हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि कौन से हैं, देख लेते हैं। ए जो है ये क्या है? कंठ तालव्य। ये कौन सा है? कंठ तालव्य है। और कंठ तालव्य क्यों है? क्योंकि ए और ई के योग से बना है। ए जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, ई जो है वो तालु से होता है, इसलिए ए बना है। उसी तरह ऐ जो है वो भी कंठ तालव्य है, क्योंकि वो भी ए और ऐ के योग से बना है। वो किससे बना है? आ और ए के योग से बना है, इसलिए यह भी कंठ तालव्य है। ओ आपको बता दिया कंठोष्ठ्य है, और उ क्या है? केवल ओष्ठ्य है। ओ जो है वो क्या है? केवल ओष्ठ्य व्यंजन है। चलो आगे चलते हैं।
स्पीड थोड़ी तेज है, और तेज इसलिए है क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही है भैया। चाय का अब तो थोड़ी छोड़ दी है, थोड़ा शौक है चाय का। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन है? इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? थ, च, फ और ख, थ, ज, घ और प, क, ठ, द और भ, ग, ज, य और ब। देख लो कौन से सभी स्पर्श व्यंजन है? विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन सॉरी नहीं है। ये ठीक है। ये भी बात इसी बहाने इस गलती से एक गलती याद आ गई कि आप लोगों को क्या करना है कि प्रश्न मैं पिछली बार भी काफ़ी बार विद्यार्थियों के बता चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो आते हैं तो मैं देखता हूं कि हर बार वो ये गलती कर चुके होते हैं कि ओहो नहीं देखना तो भूल गए, ओहो नहीं देखना तो भूल गए। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये नहीं देखना न भूलें, नहीं देखना न भूलें। आप जब भी प्रश्न को पढ़ें तो अच्छे से देखें कि उसमें कहीं नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये नहीं जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं और जब स्पीडली पढ़ते हैं तो हम इस नहीं को न जाने क्यों भूल जाते हैं, क्यों देखना भूल जाते हैं, और ये नहीं जो है हमारे जीवन में नहीं पैदा कर देता है। इसलिए इस नहीं से जितना हो उसके बच के रहें, इसका ध्यान रखें पूरा कि ये नहीं क्या कह रहा है, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से मैं तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो थ, च, फ, ख ओके, ध, झ, घ, प ओके, क, ठ, द, भ ओके। अब ग, ज, ये आ गया ये, और ये क्या है? यह स्पर्श व्यंजन नहीं है क्योंकि ये मैं के बाद आता है, इसलिए हमारा उत्तर होता है द। हमारा उत्तर है द। ओके, आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, माता पिता गुरुओं और देश का नाम रोशन करते रहो। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं कि गलत कौन सा है। क वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं। क वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं। ओके, बिल्कुल सही है, माने गए हैं जी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये तो सही है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, एक बार आप बताओ। समस्त स्वर अघोष वर्ण है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। दोबारा नहीं बताऊंगा, 1 मिनट का समय है, उत्तर बता दीजिए, उत्तर नोट कर लीजिए। ओके, समस्त स्वर जो है वो अघोष वर्ण है, यह त्रुटिपूर्ण है। उत्तर हमारा यही है क्योंकि समस्त स्वर किस में आते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। सभी स्वर किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। सभी स्वर किस में आते हैं? घोष वर्ण में आते हैं। क वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं, बिल्कुल सही है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, बिल्कुल, इनके स्पर्श होता है लेकिन संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है, स्पर्श संघर्षी कहा गया है। ड ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है, ताड़न जात भी कहा गया है और द्विस्पष्ट व्यंजन भी कहा गया है ड और ढ को। उसके बाद आता है इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। उ और उ परस्पर सवर्ण स्वर है। ओ और औ भी सवर्ण स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। कौन सा उत्तर है देख लीजिए, बहुत कम समय आपके पास है। तो उत्तर है कौन सा सही नहीं है, ये नहीं आ रखा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओ और औ वाला जो ऑप्शन है यह सही नहीं है। ओ और जो औ है ये सवर्ण स्वर नहीं है, ये सवर्ण स्वर नहीं है। सवर्ण स्वर केवल कौन कौन से होते हैं? ए और आ, ये दोनों साथ आए तो, ये दोनों साथ आए तो सवर्ण स्वर है। ई और ई ये दोनों सवर्ण स्वर है। उ और उ ये दोनों सवर्ण स्वर है। इसके अलावा यदि ए और ई दे दिया जाए तो ये दोनों सवर्ण
स्वर नहीं है, सवर्ण स्वर नहीं है ये दोनों, ठीक है। उसी तरह इसके बाद के सभी जो है वो सवर्ण नहीं है, सभी के सभी विजातीय है, असवर्ण स्वर है सभी के सभी, इन 3 जोड़ों को छोड़ के। इनमें भी ये जोड़ा आएगा तो, इसमें भी जोड़ा आएगा तो, इसमें भी जोड़ा आएगा तो सवर्ण होंगे, नहीं तो ये भी नहीं होंगे। ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है, बिल्कुल सही है ये बात भी। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, या एक लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर, ये 2 भेद किए जाते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है, ए ई उ और री, ए ई उ और री, और बाकी जो 7 बचते हैं वो किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी। उच्चारण कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो है उसमें 4 आते हैं, दीर्घ में कितने आते हैं? बाकी शेष बचे हुए 7 आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है कौन सा है? कै, ख, ग, च, छ, च और ज और य, त, थ और न, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण कौन से होते हैं? वायु की मात्रा के आधार पर यह विभाजित किया गया है। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम लगती है या उच्चारण करते समय वायु मुख से कम निकलती है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से है? क, ख, ग, च, ज, य, त, थ, न। ऐसे व्यंजनों का, ऐसे प्रश्नों का हल करते समय आप ट्रिक का प्रयोग करें, ऐसे प्रश्नों का हल करते समय आप ट्रिक का प्रयोग करें, और जो भी रफ कॉपी है उस पर फटाक से लिख लें कि ए घोष और स घोष, नीचे अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, ये महा ट्रिक है। ए घोष याद रखना है आपको, पहला और दूसरा, फिर श और श और स, ठीक है। शेष बच्चे हुए आगे चले जाते हैं, 3, 4, 5, य, र, ल, व और है, ठीक है। उसके बाद अल्प प्राण में फिर वही 1, 3, 5, य, र, ल और व, और इसमें आ जाएगा श, स और है का जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि है अंत में आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब अपने देखते हैं कि क्या है। क, ख और ग समूह है कौन सा? ध्वनियों का समूह। क, ख तो ठीक है, अल्प प्राण है, पहला दूसरा, पहला और तीसरा आता है अल्प प्राण में, तो यह नहीं है, यह अल्प प्राण नहीं है। च, ज और यह अल्प प्राण है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण हो सकता है। आगे देखते हैं। त, पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये भी बात नहीं है क्योंकि एक है, तो कौन सा है? च, ज और य वाला जो ऑप्शन है, वह जो ऑप्शन है वह हमारा सही होगा, क्योंकि 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्प प्राण। ओके, निम्नलिखित में महाप्राण है। लियो जी, महाप्राण आ गयो। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? र को महाप्राण कहते हैं, ल को महाप्राण कहते हैं, व को कहते हैं, या स को कहते हैं। र को महाप्राण कहते हैं, ल को महाप्राण कहते हैं, व को महाप्राण कहते हैं, या स को महाप्राण कहते हैं। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, र है, ल है, व है, या स है। अब वो ट्रिक थी पीछे, वो ट्रिक तो पीछे चली गई, अब देख लेते हैं पीछे पड़ी है या नहीं है। ये तो मिट गई भैया, तो यहाँ देख लेते हैं कि वापस वही बनानी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आप खुद बनाकर देख लीजिए। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा, वापस ट्रिक ही अपनानी पड़ेगी। ट्रिक को अपनाने के लिए एक बार चलो आपको याद हो जाएगा। ए घोष लिखेंगे, अब देखो इस तरह से याद हो सकता है, और स घोष लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण,
1 2 श और स, 3 4 5 य रे ले व और है। उसके बाद 1 3 5 य रे ले और व, श स और है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, रे, महाप्राण। अब महाप्राण ये है महाप्राण, इसमें है श और स और है, महाप्राण रे नहीं है, ले भी इसमें नहीं है, वह भी इसमें नहीं है, उत्तर है स। ये रहा स, उत्तर क्या है स। तो महाप्राण द है, महाप्राण व्यंजन जो है वो द है। आगे चलते हैं 16 नंबर, इनमें से उच्चारण, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 के उच्चारण स्थान से भिन्न है। देखिए इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी से कैसे याद करेंगे। 1 नंबर पर आता है हमारे पास कंठ, 2 पे आता है हमारे पास तालु, 3 पे आता है हमारे पास मुर्दा और 4 पे आता है हमारे पास दंत्य, 5 में हमारे पास आता है ओष्ठ्य। अब इनमें क्या होता है, सिंपल सा बताता हूँ। कंठे में क्या आता है, क वर्ग, तालु में क्या आता है, च वर्ग, मुर्दा में क्या आता है, ट वर्ग, दंत्य में क्या आता है, त वर्ग, ओष्ठ्य में क्या आता है, प वर्ग। ये इसी क्रम से चलते हैं, कंठ, तालु, उसके बाद मुर्दा, उसके बाद दांत और उसके बाद ओष्ठ। ये 5 प्रकार हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये प वर्ग मतलब मैं तक आ गया, ये कहाँ तक आ गया, मैं तक। अब मैं तो इसमें नहीं है, मैं तक आ गया। अब आगे आता है य रे ले व, तो य रे ले व को क्या करते हैं, यहाँ से 2 नंबर से य रे ले और व, फिर श और स, इस तरह से ये पूरे हो जाते हैं, इस तरह से ये पूरे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अन्य से भिन्न है। त, ये है त वर्ग, ठीक है, थ, ठीक है, एक स्थान से है, और श ये एक स्थान से है, ये वाला श है ये अलग स्थान से है। त, थ और स ये सारे कहाँ से, ये देखिए ये रस है, ये कहाँ से, ये तीनों क्या है, दंत्य व्यंजन है। ये तीनों क्या है, दंत्य व्यंजन है। ये तीनों क्या है, दंत्य व्यंजन। एक बार फिर बता देता हूँ, ये तीनों क्या है, त, थ और स। ये देख लीजिए त वर्ग में ल और स। ये ट्रिक है भी, पहले वर्ग को फिर 2 नंबर से य रे ले को करो। और ये क्यों कहा है मैंने, क्योंकि देखिए जो क वर्ग में कौन सा आ जाता है, क, ख और ग, ये नुक्ते वाले अरबी फारसी वाले नुक्ता जिन्होंने सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे ने शुरू किए थे, क ख ग इसमें आते हैं क वर्ग में। और जो ड और ढ आता है, ड और ढ अरबी फारसी वाले, ये मुर्दा में आ जाते हैं। बाकी ये क्रम देख लीजिए, ये रे ले व श, बस ओके, ठीक है ना। अब स अलग हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये किस में आता है, श, ये आता है तालव्य में। किस में आता है, ये तालव्य में व्यंजन है। तो श व्यंजन है, ये तालव्य व्यंजन है, और बाकी के सभी क्या है, दंत्य व्यंजन है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का भेद है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का भेद है। वृत्ताकार, विवृत, मध्य और संवृत। वृत्ताकार, विवृत, मध्य और संवृत। वृत्ताकार, विवृत, मध्य और संवृत। तो ओष्ठाकृति के आधार पर आपको बता देना चाहता हूं, आप उत्तर लिख लीजिए। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। एक आता है वृत्ताकार और दूसरा आता है अवृत्ताकार। एक आता है वृत्ताकार और दूसरा आता है अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भेद होते हैं। तो वृत्ताकार आ गया, उत्तर हमारा ये हो गया। अब मैं बता देता हूं वृत्ताकार कौन से होते हैं, उ, ओ और औ। ये जो 4 है, इनके उच्चारण में ओष्ठ जो होते हैं वो वृत्ताकार हो जाते हैं। उ, ओ, औ वृत्ताकार हो जाते हैं। इसलिए ये 4 जो है
ये वृत्ताकार है। शेष जो 7 बचते हैं वो क्या है, अवृत्ताकार, क्योंकि कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, इसलिए शेष जो 7 बचते हैं वो क्या होते हैं, अवृत्ताकार, और ये 4 जो है ये वृत्ताकार कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों के सहयोग से उच्चारित होती है तथा जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों के सहयोग से उच्चारित होती हैं। वे ध्वनियां जो नाक और मुंह, वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों के सहयोग से उच्चारित होती है। नाक और मुंह दोनों के सहयोग से उच्चारित होती है तथा जिन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुनासिक और उपयुक्त सभी। निर्नुनासिक, अनुनासिक, सानुनासिक और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर कौन सा उत्तर आएगा, सानुनासिक। कौन सा उत्तर आएगा, सानुनासिक, मतलब स प्लस नासिक। तो क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लग गया ना, एक प्रत्यय लग गया तो स का क्या हो जाएगा, स धन नासिक, मतलब नाक सहित, जिनका उच्चारण नाक सहित होता है। नाक सहित मतलब मुंह से तो बोला ही जाता है लेकिन साथ में नाक का प्रयोग भी हो जाता है। तो स धन नासिक। अब नासिक में क्या आ गया, एक प्रत्यय आ गया, एक प्रत्यय आ गया तो स का क्या हो जाएगा, सा। तो ये हो जाएगा सा नासिक या सा अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कौन सा रहेगा, सानुनासिक क्या रहेगा, ये इनमें किसका प्रयोग होता है, चंद्र बिंदु का, अर्थात जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग कहलाता है वो सानुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ओके, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु करेंगे। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक भेज दीजिए। जय हिंद, जय भारत।